क्लास स्टार्ट करें। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में हम ये देख रहे थे कि फर्स्ट लॉ की कुछ ड्रॉबैक्स थी कि फर्स्ट लॉ हमें ये तो नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में कोई प्रोसेस होगा। अगर आइस रूम टेम्परेचर पे मेल्ट कर सकती है तो रूम टेम्परेचर पे आइस मेल्ट कर रही है, तो वाटर फ्रीज क्यों नहीं हो सकता रूम टेम्परेचर पे? फर्स्ट लॉ के हिसाब से एनर्जी कैन बी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अगर आइस ने मेल्ट करना है तो आइस सराउंडिंग से हीट ले रही है, तो आइस ने एनर्जी एब्सॉर्ब की और वाटर बन गई। तो वाटर को एनर्जी लूज करके वापस आइस के फॉर्म में क्यों नहीं आ सकता रूम टेम्परेचर पे? फिर हमने देखा था पानी के अंदर इंक की ड्रॉप डाली, तो अ गिवन एट रूम टेम्परेचर कंडीशन इंक की ड्रॉप पानी के अंदर पूरी डिस्पर्स हो गई। ये प्रोसेस अपने आप हो गया स्पॉन्टेनियस। पर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पूरी इंक पानी में बिखरी हो और वो अपने आप कंप्रेस होके एक ड्रॉप बन जाए? एक कंपार्टमेंट के अंदर अगर दो पार्टीशन, मतलब एक पार्टीशन कर दूं एक कंटेनर में, एक पार्टीशन कर दूं, लेफ्ट में भी गैस रख दूं राइट में भी गैस रख दूं, और पार्टीशन ओपन करने से गैसेस की मिक्सिंग हो गई अपने आप। तो ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल कि गैसेस भी कंप्रेस होके अपने अपने कंपार्टमेंट में वापस चली जाए? So idea is why processes under given set of conditions they move in one direction. Why cannot they move in opposite direction? मैंने अगर चाय के कप को, गर्म कप को कमरे में रखा और देखा कि चाय का कप अपनी हीट सराउंडिंग को लूज कर गया और चाय का कप ठंडा हो गया, तो चाय का कप सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब करके गर्म क्यों नहीं हो रहा? So why processes takes place only in one direction? फर्स्ट लॉ हमें ये सिखाता है कि टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। एनर्जी की एक फॉर्म एनर्जी की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, पर एनर्जी की वन फॉर्म क्या कंप्लीटली 100% एनर्जी की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है? और अगर ये बात सही है तो फिर हीट जो कि एनर्जी की एक फॉर्म है, तो हीट का 100% कन्वर्जन वर्क में क्यों नहीं हो सकता? जबकि वर्क कंप्लीटली 100 जूल का 100 जूल मैं हीट में कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं वर्क को लॉस कर सकता हूं, वर्क को पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट कर सकता हूं, पर मैं हीट को पूरा का पूरा वर्क में क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकता? और हमने ये भी देखा था कि प्रोसेसेस की स्पॉन्टेनिटी के पीछे दो कारण हो सकते हैं। कुछ तो प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस इसलिए थे क्योंकि उन प्रोसेसेस के दौरान सिस्टम अपनी एनर्जी को लूज करता था, यानी कि सिस्टम अपनी एनर्जी को लोअर करने के लिए रिएक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि वो रिएक्शन किस तरफ से कहां होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कह दूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल कंबस्शन हुआ, कंबस्शन एक्सोथर्मिक है, तो सिस्टम ने अपनी एनर्जी लूज की कंबस्शन के दौरान। तो कंबस्शन एक्सोथर्मिक इसलिए था क्योंकि सिस्टम अपनी एनर्जी को लूज करके लेस स्टेबल से मोर स्टेबल फॉर्म में जा रहा था। किसी कंटेनर में स्टीम रूम टेम्परेचर पे कंडेंस कर गई अपने आप, तो वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो वाटर वेपर्स जब कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आए तो उन्होंने एनर्जी लूज कर दी, गैस ने अपने आप को स्टेबल कर दिया। हॉट का पॉटी जो गर्म था वो रूम टेम्परेचर पे उसने अपनी हीट लूज कर दी। तो इसका मतलब क्या प्रोसेस वही स्पॉन्टेनियस है जिसमें सिस्टम को अपनी एनर्जी कम करने का मौका मिलेगा? और अगर अपनी एनर्जी को लूज करना ही स्पॉन्टेनिटी का एकमात्र कारण है, तो फिर वो प्रोसेसेस नहीं होने चाहिए जिन प्रोसेसेस में सिस्टम एनर्जी एब्सॉर्ब करता सराउंडिंग से, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस। और फिर हमने इसका आर्गुमेंट भी दिया था कि अगर सिर्फ चीजें
या रिएक्शन या कोई प्रोसेस उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में एनर्जी लूज हो, तो फिर तो हर गैस को लिक्विड बन जाना चाहिए, लिक्विड को सॉलिड बन जाना चाहिए। तो गैस से सॉलिडिफिकेशन हर समय, हर इंस्टेंट पे पॉसिबल होनी चाहिए, क्योंकि गैस से लेके लिक्विड में स्टेबिलिटी बढ़ती है और लिक्विड से सॉलिड में स्टेबिलिटी बढ़ती है। पर ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि आइस जब मेल्ट हुई तो आइस ने मोर स्टेबल फॉर्म सॉलिड से अपने आप को लेस स्टेबल लिक्विड फॉर्म में लेके गई। क्यों? क्योंकि हमने कहा था ऐसी प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस है जिसमें सिस्टम ने अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, उसने अपने आप को अनस्टेबल किया, पर पहले से ज्यादा मोर अनऑर्गेनाइज्ड किया, क्योंकि लिक्विड्स में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन हैव मोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव, सो लिक्विड का स्ट्रक्चर एक सॉलिड के कंपैरिजन में डिसऑर्डर्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है। लिक्विड के कंपैरिजन में अगर कोई लिक्विड, पेट्रोल को मैंने फ्लोर पे स्पिल कर दिया और लिक्विड इवेपोरेट हो गया, इस प्रोसेस में तो लिक्विड ने एनर्जी एब्सॉर्ब की, और अगर लिक्विड ने अपनी एनर्जी एब्सॉर्ब की तो लिक्विड ने अपने आप को अनस्टेबल किया, इवेंचुअली वो गैस फॉर्म में गया, एंड द गैस फॉर्म इज लेस स्टेबल देन द लिक्विड फॉर्म। बट फिर भी लिक्विड ने अपने आप को अनस्टेबल किया। क्यों? क्योंकि गैस में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली मोर फ्री टू मूव, गैस का स्ट्रक्चर इज मोर अनऑर्गेनाइज्ड। To attain more freedom, to attain more randomness, liquid will like to transform into gas. फिर हमने यहाँ पे डिस्कशन एंड किया था कि ओवरऑल प्रोसेसेस दो कारणों से स्पॉन्टेनियस हो सकता है, या तो उसमें सिस्टम की एनर्जी घटे, या फिर उस प्रोसेस के दौरान सिस्टम की रैंडमनेस बढ़े। पर जब मैं यहाँ बात कर रहा था सिस्टम की रैंडमनेस बढ़े, तो एक्चुअली मैं कौन से सिस्टम की बात कर रहा था ये डिस्क्लोज मैंने नहीं किया था। अगर रैंडमनेस अगर बढ़नी है सिस्टम की, तो अगर आइस पानी में कन्वर्ट हुई, आइस लिक्विड बना, तो आइस की रैंडमनेस जरूर बढ़ी। और अगर आइस की रैंडमनेस बढ़ी तो क्या सराउंडिंग की रैंडमनेस घटी? बिल्कुल घटनी चाहिए, क्योंकि आइस ने अगर खुद को, अपने आप को मोर अनऑर्गेनाइज किया, तो इसका मतलब सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते वक्त क्या सराउंडिंग ने खुद अपने आप को ऑर्गेनाइज किया? आई थिंक यस। बट इवेंचुअली, अल्टीमेटली हमने ये बोला था कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो वो दो कारणों से हो सकती है, एक एनर्जी फैक्टर, एक रैंडमनेस फैक्टर। फिर हमने ये उठाया था मुद्दा कि अगर रैंडमनेस की बातें हो रही हैं, सिस्टम अपने आप को अनऑर्गेनाइज करना चाहता है, तो फिर क्वेश्चन ये आएगा उस रैंडमनेस को मापें कैसे? रैंडमनेस का एज सच कोई तरीका थोड़ा ना मापने का। रैंडमनेस को कैसे मापें? तो रैंडमनेस को मापने के लिए हमें एक फंक्शन चाहिए, एक कोई प्रॉपर्टी चाहिए, कोई मेथड चाहिए, और उस रैंडमनेस को मापने के लिए एक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड एंट्रोपी फंक्शन। एंट्रोपी फंक्शन को अगर मैं सीधा बोल दूं, एंट्रोपी फंक्शन इज रैंडमनेस, इट्स बेसिकली पार्शियली करेक्ट बट नॉट फुली करेक्ट। एंट्रोपी फंक्शन मापता है कितना रैंडमनेस या कितना ऑर्डर, कितना डिसऑर्डरनेस या ऑर्डरनेस में चेंज आएगा। How much system will get more or less organized with respect to previous state? सिस्टम की इनिशियल स्टेट में कितना डिसऑर्डरनेस था, सिस्टम की फाइनल स्टेट में कितना डिसऑर्डरनेस है, और ये डिसऑर्डरनेस बढ़ा है या घटा है, चेंज इन द organization of the structure, that is basically quantitatively measured by entropy function। पर एंट्रोपी फंक्शन डिराइव कैसे हुआ, कहां से आया, तो हम हिस्ट्री में चले जाएंगे। सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी कार्नोट साइकिल, क्योंकि कार्नोट वाज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड एंट्रोपी टर्म इन द लिटरेचर। पर सबसे पहले हमने कुछ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कुछ स्टेटमेंट्स देखे थे, तो वो स्टेटमेंट्स हम ऑलरेडी लिख चुके थे। पर मैं आपको ये याद दिला दूं, जितने भी थर्मोडायनामिक्स के लॉज है, चाहे वो फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, दे डोंट हैव एनी मैथमेटिकल प्रूफ, but they are those statements which has been observed by all the events happening around us by the nature.
and the conclusion which has been withdrawn, they are postulated as the laws of thermodynamics, so no one could even disprove them. Energy of universe is conserved. There is no mathematical proof. Similarly, thermodynamics के second law के लिए कि heat cannot transfer from cold body to hot body. There is no proof. Just we can simply try to understand why, but we cannot prove it. अगर कोई ये कह दे no machine in this universe can give us 100% efficiency, तो बेसिकली जब बात उठेगी कोई मशीन हमें 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकती, मतलब कि कोई भी मशीन, कोई भी डिवाइस हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर दे, इट्स नॉट पॉसिबल. इसको पार्शली थोड़ा सा अब ऐसे जरूर समझ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं समझने की. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे एक चीज ये बताओ, हम अपनी दुनिया में डेली लाइफ में आपने कई बार ये स्टेटमेंट सुनी होगी, ऐसे कई लोग बुजुर्ग भी बोलते हैं, चीजों को तोड़ना या बिगाड़ना तो बहुत आसान है, पर चीजों को संवारना बड़ा मुश्किल है. काम बिगाड़ना तो बहुत आसान है, पर काम बनाना बड़ा मुश्किल है. ऐसी स्टेटमेंट्स कभी आपने आसपास बड़े बुजुर्गों से ऐसे कभी सुनी? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं. मान लो आप एक बच्चे के पास बैठे हो और बच्चा समुद्र के पास में रेत का ढेर लगा के अपना घर बनाता है, अपना एक सुंदर सा घर. उसको देख के बड़ा खुश होता है कि मैंने रेत का घर बनाया. तो आप मुझे ये बताओ, रेत का घर बनाना आसान है या रेत का घर का बिगड़ना, टूटना ज्यादा आसान है? पल में समुद्र की लहर आएगी, घर को तोड़ देगी. फिर वो बच्चा कहेगा, यार मैं इतनी मेहनत से बनाता हूं, तुम आके तोड़ देते हो. तो बेसिकली मैं ये सिखाना चाहता हूं, रेत के पार्टिकल्स को इकट्ठा करके एक स्ट्रक्चर में अरेंज करना बड़ा आसान है, पर लेकिन वो रेत के ढेर का टूटना इतना स्पॉन्टेनियस है कि पार्टिकल्स को जोड़ जोड़ के एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करने में एनर्जी लगती है. हम काम करते हैं रेत के ढेर से घर बनाने में, वी हैव टू सप्लाई सम वर्क, पर जैसे वो रेत का घर टूट जाता है तो जो हमने एनर्जी उसको बनाने में लगाई थी वो सारी वेस्ट हो गई. यही कहते हैं ना कि यार रेत का घर क्यों बना रहे हो, पल भर में टूट जाएगा, तुम्हारा सारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा. तो बेसिकली चीजों को डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान है, पर चीजों को बनाना बड़ा मुश्किल है. फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपकी स्टूडेंट लाइफ में जाता हूँ. मुझे एक बात बताना, एक स्टूडेंट है, उसने ना टेस्ट का एक बार टेस्ट हुआ, बड़े गंदे मार्क्स. उसने सोचा अब ना मैं रोज टाइम टेबल में प्रॉपर टाइम टेबल बना के पढ़ूंगा. 2 से 4 बजे तक मैं मैथ्स पढ़ूंगा, 4 से 6 बजे तक मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, 6 से 8 बजे तक मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा. मैं ये करूंगा, टाइम टेबल में ये करूंगा. तो आप ये बताओ, टाइम टेबल बनाना आसान है या टाइम टेबल फॉलो करना आसान है? टाइम टेबल बनाना आसान है या टाइम टेबल फॉलो करना आसान है? 1000 बार बनाया होगा टाइम टेबल, हजारों बार, पर कभी फॉलो भी हुए? चलो मान लिया एक दिन फॉलो हो गया, 2 दिन फॉलो हो गया, क्या इतने महीनों से, अप्रैल से अब तक कितनी बार न जाने टाइम टेबल बनाया होगा और फॉलो कितनी बार हुआ? कभी नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन में रहना अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है, पर डिसिप्लिन तोड़ना कोई कहता नहीं है, अपने आप हो जाता है. चाहता तो कोई भी नहीं है, अपने आप हो जाता है. तो बेसिकली इट्स नॉट योर ड्रॉबैक और इट्स नॉट माय ड्रॉबैक, इट्स ए लॉ ऑफ नेचर. कि चीजों को बनाना, लाइक डिसिप्लिन को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, पर डिसिप्लिन तोड़ना, रूल्स तोड़ना बड़ा आसान है. तो बेसिकली
हीट और वर्क में कुछ इसी तरह का फर्क है। वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट हीट इज अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसलिए ऑर्गेनाइज को अनऑर्गेनाइज करना, वर्क को हीट में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। पूरा का पूरा लॉस वर्क का हीट की फॉर्म में हो सकता है। एक पूरे ऑर्गेनाइज एनर्जी के फॉर्म को पूरा डिसऑर्डर्ड कर सकते हैं। लेकिन वही अनऑर्गेनाइज चीजों को पूरा ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेके आना, हीट को वर्क में कन्वर्ट करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल पूछता हूं और फिर आप उससे खुद डिसीजन लेना कि जब मैं बोल रहा हूं कि वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हीट इज अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, सपोज इस एक दीवार है और इस दीवार को हटाना है हमें, और यहां एक बंदा धक्का लगा रहा है, पुश कर रहा है इसे, क्योंकि इसे दीवार को तोड़ना है। तो अगर यहां पे मुझे दो बंदों की मदद लूंगा और अगर ये सारे बंदे दीवार पे एक पैटर्न में धक्का लगाएं, सबकी ओरिएंटेशन एक तरफ धक्का लगाने की होगी, क्या तब दीवार का टूटना आसान है? या फिर एक बंदा दीवार पे तो धक्का लगा रहा है लेकिन उसका फेस इधर है, उसका ध्यान इधर है, इसका ध्यान इधर है, धक्का लगा रहा है, इसका ध्यान दीवार की तरफ ही है और धक्का भी इसी तरफ लगा रहा है। मुझे ये बताओ, दीवार कब टूटेगी? जब सब लोग एक डायरेक्शन में धक्का लगाएं और मेंटली भी पूरा ध्यान एक तरफ हो। यानी कि ऐसा ना हो एक बंदा धक्का लगा रहा है, ध्यान उसका पीछे की तरफ है, वो मेंटली कहीं और है, पर जोर जरूर लगा रहा है। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, एक पार्टिकल एक बंदे की गर्दन पीछे हो और एक बंदे की गर्दन इसी तरफ है, दूसरे की भी इसी तरफ है, ये ऑर्डर्ड पैटर्न था या तीनों बंदों की गर्दन एक तरफ और तीनों बंदे एक डायरेक्शन में? विच वॉज मोर ऑर्डर्ड वे? ऑब्वियसली आप कहोगे जब तीनों बंदे दीवार पे एक तरफ मुंह करके पूरा ध्यान लगा के जोर से काम करेंगे तब दीवार हटेगी। तो वर्क लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज होना पड़ेगा, क्योंकि सारे फोर्स के वेक्टर्स को एक डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा ऐसे। यानी कि जब हम वर्क लगा रहे हैं तो एवरी फोर्स वेक्टर शुड बी इन ए प्रॉपर ओरिएंटेशन। लेकिन अगर दीवार पे लगने वाली फोर्स कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में लगाए, कोई इस डायरेक्शन में लगाए, इस डायरेक्शन में लगाए, कोई ऐसे लगाए, कोई ऐसे लगाए, दीवार पर इफेक्टिवली दीवार के हिलने के चांस कहां होंगे? जब सारे ओरिएंटेशंस ऑर्डर्ड वे में हो या डिसऑर्डर्ड वे में हो? डेफिनेटली ऑर्डर्ड वे में, क्योंकि सबकी एनर्जी दीवार को पुश करने में लगेगी। इसका मतलब यहां एनर्जी का लॉस कम है, क्योंकि एनर्जी वर्क की फॉर्म में जाएगी। यहां तो एनर्जी का लॉस होगा लोगों की, लोग धक्का भी मार रहे हैं, दीवार हिल नहीं रही, एनर्जी वेस्ट हो रही है। मैं कहूंगा यहां दीवार के ऊपर कम काम हुआ, यहां दीवार पे ज्यादा काम हुआ। तो काम कभी वर्क अगर लेना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में रहना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि वर्क इज रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। फॉर एग्जाम्पल, वो एक गेम खेलते हैं ना, टग ऑफ द वार, जब हम ब्लॉक को खींचते हैं, मेरे पीछे 10 लोग हैं, एक ऑपोजिट टीम है, वो भी उसको खींच रही है। मुझे एक बात बताओ, मुझे जीतना है, इस ब्लॉक को मुझे अपनी तरफ लेना है, मैं ऐसे हूं, तो मेरे पीछे वाले को इसी ओरिएंटेशन में सबको जोर लगाना चाहिए, सबकी ओरिएंटेशन बैक की तरफ होनी चाहिए, तभी मैं जीत पाऊंगा। पर एक बात बताओ, मैं ऐसे जोर लगा रहा हूं, पीछे वाले का मुंह कहीं इधर है, कोई इधर है, कोई जोर लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा, कोई जोर लगा रहा है, बीच में 2-4 बंदे जोर नहीं लगा रहे, उनका ध्यान इधर उधर है। तो क्या ऐसे केस में मैं उस ब्लॉक को
जीत पाऊंगा टग ऑफ द वार गेम को? नहीं ना। इसका मतलब मुझे इफेक्टिव वर्क अगर करना है तो मेरे साथ वाले जितने भी पार्टिकल सिस्टम को बना रहे हैं उन सबका प्रॉपर ओरिएंटेशन में अरेंजमेंट होना चाहिए। यानी कि वर्क को बनाने के लिए सिस्टम को ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे ये कह दे ये गैस के पार्टिकल्स हैं, दे आर मूविंग रैंडमली, और यहां मैंने पिस्टन को, यहां पिस्टन लगा हुआ है और गैस के पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहे हैं। अगर इस पिस्टन को एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड, तो ये एक्सपेंशन आसानी से और ज्यादा कब होगा? जब सारे गैस के मॉलिक्यूल इसी ओरिएंटेशन में अरेंज हों, या मॉलिक्यूल्स एक इधर है एक इधर लगा रहा है, एक पिस्टन पे फोर्स लगा रहा है, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। पिस्टन पे लगने वाली फोर्स का इंपैक्ट कहां ज्यादा आएगा? गैस के मॉलिक्यूल्स अगर रैंडम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, कोई पिस्टन पे लगा रहा है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2, वेयर यू विल गेट दैट पिस्टन पे वर्क ज्यादा होगा जब सारे पार्टिकल्स एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होंगे। तो पॉइंट ये है कि अगर हमें वर्क की बात करें ना, तो वर्क तब बनेगा जब पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज होगा। लेकिन जैसे ही पार्टिकल्स इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं, दीवार पे लगने वाली फोर्स, नेट फोर्स का इफेक्ट, जो वर्क है वो घट जाएगा। मैं कहूंगा इसमें मॉलिक्यूल की एनर्जी लॉस ज्यादा है, यहां मॉलिक्यूल का एनर्जी लॉस कम है, यहां एफिशिएंसी ज्यादा आएगी। So the point of discussion is, I just want to make you realize why work is called organized form of energy. क्योंकि यहाँ पर लगने वाले सारे पार्टिकल्स एक ऑर्गेनाइज्ड वे में दीवार पे फोर्स लगाएंगे, तो दीवार पे जो एनर्जी लग रही है वो एक ओरिएंटेड वे में आ रही है। इन पार्टिकल्स की एनर्जी का फ्लो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लग रहा है। बट हीट, हीट कौन सी फॉर्म है? एनर्जी का लॉस ज्यादातर हीट की फॉर्म में होता है। जहां पार्टिकल अनऑर्गेनाइज्ड होंगे उनकी एनर्जी दीवार पे लगने वाली वेस्ट हो जाएगी, और ज्यादातर केसेस में हमेशा एनर्जी का लॉस हीट की फॉर्म में होता है। सो हीट इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा काम ज्यादा मुश्किल है? इन पार्टिकल को इस ओरिएंटेशन में लाना मुश्किल होगा, या इनको ऐसा बनाना मुश्किल होगा? कौन सा काम ज्यादा आसान है? 1 को 2 बनाना आसान है या 2 को 1 बनाना आसान है? 1 को 2 बनाना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि गैस अल्टीमेटली तो वो गैस मॉलिक्यूल है ना, उनकी नेचर क्या है? रैंडम मूव करने की। तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स को ऐसा करने में हमें बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि गैस मॉलिक्यूल्स को खुद को नेचुरली इस फॉर्म में रहना पसंद है, उनको ये फॉर्म नहीं पसंद, क्योंकि इसमें उनकी फ्रीडम घट जाएगी, इसमें उनकी फ्रीडम बड़ी रहेगी। देखो फ्रीडम का किस सेंस में मैं बोल रहा हूं, यहां पे गैस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, पर यहां गैस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव बट दे आर सपोज टू मूव लाइक दिस, like this, but here particles are free to move in random direction, so here they are more unorganized, so here दीवार पे लगने वाले फोर्स का इंपैक्ट उतना नहीं आने वाला। मैं कहूंगा यहाँ वर्क इतना नहीं होगा जितना वर्क यहाँ होगा, और उस वर्क को इफेक्टिव वर्क बनाने के लिए पार्टिकल्स को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आना पड़ेगा। सो बेसिकली वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, but heat is unorganized form of energy, and complete work can be converted into heat. यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को अनऑर्गेनाइज किया जा सकता है, पर पूरे अनऑर्गेनाइज्ड को ऑर्गेनाइज नहीं बनाया जा सकता। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछली क्लासेस में, ये आपको एक रिवीजन सा मिल गया। बट नाउ माय क्वेश्चन इज, उस रैंडमनेस को, उस एंट्रोपी को मापे कैसे? तो उसके लिए मुझे आपको ले जाना पड़ेगा हिस्ट्री में।
सन 1824 की बात, एग्जैक्टली ईयर तो नहीं मालूम, शायद इसी के आसपास है, 1820 से 1830 के आसपास। एक साइंटिस्ट बोलूं या इंजीनियर बोलूं? इंजीनियर बोलना ज्यादा बेटर है, इंजीनियर बोलना ज्यादा बेटर है, बिकॉज दैट पर्सन वाज फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग। और यूजुअली इंजीनियरिंग में जब आप भी जाओगे, आप लोगों को भी पढ़ाया जाएगा कि दुनिया में कोई भी मशीन 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकती। एफिशिएंसी को डिफाइन कैसे करते हैं कि किसी सिस्टम को हमने 100 जूल हीट दी और उसने 100 जूल हीट में से कितना हीट वर्क बना के कन्वर्ट किया, हीट के कितने हिस्से को उसने वर्क बना दिया। तो कार्नोट वाज स्टडिंग कि कोई भी दुनिया में चीज ले, कोई भी इंजन, कोई भी डिवाइस, कोई भी मशीन डज नॉट गिव 100% एफिशिएंसी। यानी कि अगर उसको मैंने 50 जूल हीट दे दी ना और मैंने बोला ये ले 50 जूल, इसको वर्क बना, वो कहेगा 50 में से मैं 35 जूल को तो वर्क बना दूंगा, 15 जूल वेस्ट कर दूंगा। यानी कि उसने कितने परसेंट एफिशिएंसी दी? 50 में से 35 को वर्क बना दिया, 15 जूल हीट वेस्ट कर दी, 70% की एफिशिएंसी। लेकिन मैंने उसे कहा नहीं, ये ले 50 जूल का वर्क, 50 जूल का वर्क और इसे 50 जूल हीट बना दे। कह रहा ये मैं तो 2 मिनट में कर दूंगा। So point of discussion is efficiency of a device cannot be 100%. Why? और इस efficiency का रिलेशन एंट्रोपी से कैसे है? बार बार हम जब एफिशिएंसी की बातें कर रहे हैं तो बेसिकली मैं आपको उसी डायरेक्शन में ले जा रहा हूं जिस डायरेक्शन में मैं आपके हाथ में एंट्रोपी फंक्शन का मैथमेटिकल मीनिंग पकड़ाऊंगा। तो कार्नोट ने एक डिजाइन क्या किया, पहले तो मशीन की डेफिनेशन क्या थी वो बताता हूं, जो डेफिनेशन आप इंजीनियरिंग में भी पढ़ोगे। In every machine or in every device, in every engine, maybe it's a steam engine, jet engine, turbine, motor, there is always a working substance. इंजन में एक वर्किंग सब्सटेंस होता है और वो साइक्लिक प्रोसेस कैरी आउट करता है, साइक्लिक प्रोसेस। लेकिन इस साइक्लिक प्रोसेस के दौरान वो किसी हॉट बॉडी से कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, मान लो Q1 हीट, और इस हीट का कुछ हिस्सा वो वर्क में कन्वर्ट कर देगा और कुछ हिस्सा वो लूज कर देगा किसी कोल्ड बॉडी को, जिसका टेम्परेचर T2 होगा और हॉट बॉडी का टेम्परेचर T1 होगा। और ऑब्वियसली अगर ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है, तो T1 ग्रेटर देन T2 है। This is how design of every machine is there. A machine is a engine, is a device जिसका वर्किंग सब्सटेंस एक साइक्लिक प्रोसेस करता है जिसमें वो सिस्टम से हीट लेता है, हीट का कुछ हिस्सा वो वर्क में कन्वर्ट करता है और कुछ हिस्सा हीट का लॉस कर देता है वर्क की फॉर्म में, जो वो कोल्ड बॉडी को देगा। और ये जो हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर हाई है, दिस इज कॉल्ड सोर्स एंड दिस इज कॉल्ड सिंक। तो जब भी कभी कोई साइक्लिक प्रोसेस होगी, हमेशा साइक्लिक प्रोसेस में एक इंजन, एक डिवाइस और एक हॉट रेजरवायर, एक कोल्ड रेजरवायर, उस पूरी मशीन के 3 बेसिक कंपोनेंट्स होंगे। अब इस इंजन के अंदर वर्किंग सब्सटेंस कोई लिक्विड भी हो सकता है, कोई गैस भी हो सकता है, इन जनरल कोई भी फ्लूइड हो सकता है। ऑफ कोर्स ये नोट करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई द प्रोसेस हैज टू बी साइक्लिक। साइक्लिक क्यों किया जा रहा है? साइक्लिक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमारा इंजन ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी दे, ज्यादा से ज्यादा। और अगर मैं हीट को वर्क में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं ये चाहूंगा कि सिस्टम ने अगर क्यों हीट एब्जॉर्ब की
तो इस हीट को वो पूरा का पूरा वर्क बना दे। हीट को क्यों हीट एब्जॉर्ब करके उसे पूरा का पूरा वर्क बना दे, ताकि Q प्लस डब्ल्यू जीरो हो जाए, और Q प्लस डब्ल्यू इज डेल्टा ई जीरो, क्योंकि ई स्टेट फंक्शन है और चेंज इन स्टेट फंक्शन जीरो है। तो ये तभी हो सकता है जब आप सिस्टम को उसकी पुरानी स्टेट में ले आओ। तो साइक्लिक प्रोसेस करवाने से हमारा ये टारगेट है कि हम चाहते हैं कि सिस्टम के लिए नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो। क्योंकि अगर मैंने सिस्टम को साइक्लिक नहीं करवाया, तो मैंने सिस्टम को अगर क्यू जूल हीट दी और मैंने बोला ये इस क्यू जूल को वर्क बना, अगर उसने क्यू जूल का हिस्सा अपने पॉकेट में रख लिया, तो सिस्टम तो अपनी पुरानी स्टेट में रहेगा नहीं। तो उसने क्यू जूल का कुछ हिस्सा अगर अपनी पॉकेट में रख लिया और रिमेनिंग हिस्सा वर्क बना दिया, मैं ये तो चाहता नहीं। मैं तो चाहता हूं मैं जितनी हीट दूं वो पूरे का पूरा वर्क बनाए। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सिस्टम साइक्लिक फॉर्म में हो, साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करे। यानी कि हम ये नहीं चाहते एनर्जी का कोई भी लॉस सिस्टम अपने अकाउंट में एनर्जी को स्टोर करके रख ले, या सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आए। यानी कि मैं उसको जो भी हीट सप्लाई करूं, उस हीट से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए। राइट। सो साइक्लिक प्रोसेस हम क्यों करवाते हैं, उसका एक कारण तो ये है। और दूसरा कारण अब ऐसे समझो, मान लो बच्चों, आई हैव ए कंटेनर में, एक कंटेनर में मेरे पास गैस है, एंड इट इज फिटेड विद मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। और यहां कुछ मैंने गैस रखी है जिसका वॉल्यूम V1 है, और मुझे गैस से काम लेना है। ये मेरा सिस्टम है, ये मेरी मशीन है, मुझे इससे काम लेना है। तो ऐसा कब होगा, जब मैं गैस को एक्सपैंड करवाऊं या गैस को कंप्रेस करूं। मुझे गैस से काम लेना है, तो ऐसा कब होगा, जब मैं गैस को एक्सपैंड कराऊं या कंप्रेस करूं। ऑब्वियसली एक्सपैंड कराओगे, क्योंकि वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव, और वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव का मतलब वर्क ऑफ एक्सपेंशन। ओनली वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज नेगेटिव। तो अब एक बात बताओ, सपोज मेरे पास कोई गैस है और मैं ये चाहता हूं कि इसको मैं हीट सप्लाई करूं, क्यू जूल हीट, और इस क्यू जूल हीट को ये सारे का सारा वर्क में कन्वर्ट कर दे। और वर्क बनाने के लिए मैं गैस को एक्सपैंड करूं, और मान लो मैंने पिस्टन को एक्सपैंड करवा दिया V1 से V2 वॉल्यूम तक। पिस्टन को मैंने V1 से V2 वॉल्यूम तक एक्सपैंड करा दिया। से इसकी पोजीशन पहले A पॉइंट पर थी, अब ये इसकी पोजीशन B पॉइंट पे। अगर गैस एक्सपैंड कर गई क्यू हीट को एब्जॉर्ब करके, तो फिर कोई ये भी कह सकता है कि Q माइनस W था, यानी कि 10 जूल हीट एब्जॉर्ब करके 10 जूल का सिस्टम ने वर्क किया, तो Q प्लस W जीरो था, डेल्टा E जीरो है। और ऐसा तभी होता है जब प्रोसेस आइसोथर्मल हो, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा E जीरो होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर मैं सिस्टम को जितनी हीट सप्लाई करूं और उस हीट को वो सारे का सारा वर्क में कन्वर्ट कर दे, तो इट लुक्स लाइक प्रोसेस इज आइसोथर्मल। पर एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, अगर गैस एक्सपैंड कर गई ए से बी पॉइंट तक, तो गैस ने वर्क बना के दिया, तो क्या आप एक ऐसी मशीन चाहोगे जो बस एक बार काम करे, बस पिस्टन मूव किया, वर्क बन गया, बस खत्म। आप क्या चाहोगे कि एक मशीन आपको लगातार कई सालों तक काम करके दे। तो अगर उस मशीन से मुझे बार बार काम लेना है, बार बार रिपीटेडली, तो मुझे उसे उसी प्रोसेस को साइक्लिक यानी कि रिपीटेडली करवाना पड़ेगा। मुझे इसको वापस कंप्रेस भी करना पड़ेगा, ताकि मैं इसको जब कंप्रेस करूं और फिर बोलूं फिर एक्सपैंड कर दे, फिर कंप्रेस करूं, फिर एक्सपैंड करके मुझे वर्क बना के दो।
तो साइक्लिक प्रोसेस को बनाने के दो कारण है। एक तो हम चाहते हैं कि पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए जितना हीट है वो मैक्सिमम वर्क में कन्वर्ट हो, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ना आए, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ना आए। और अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ना आए तो प्रोसेस को साइक्लिक बना दो, ताकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है उसके लिए डेल्टा जीरो हो। और दूसरा, अगर कोई ये कह दे कि मैं गैस को आइसोथर्मली एक्सपैंड करवा दूं, तो मैं कहूंगा एक बार करवा दिया, तो क्या गैस से काम एक बार ही लेना है? अगर उससे दोबारा काम लेना है, पहले उसको उसकी पुरानी पोजीशन में लाओ और फिर से एक्सपैंड करवाओ, फिर उसके पुरानी स्टेट में लाओ, फिर से एक्सपैंड कराओ। to get the work for the longer time and for a long duration you want your device to be working, process has to be cyclic. अब क्वेश्चन ये आता है, मान लो कि आपकी क्लास के किसी बच्चे ने कहा सर अगर साइक्लिक प्रोसेस करानी है ना तो गैस को हम पहले ए से बी एक्सपैंड कराते हैं आइसोथर्मली और फिर हम इसको कंप्रेस कर देंगे आइसोथर्मली। एक्सपैंड भी आइसोथर्मली कराते हैं और कंप्रेस भी आइसोथर्मली कराते हैं। किसी बच्चे ने ये सुझाव दिया, फिर मैंने उसे कहा कि अगर हम सपोज गैस को आइसोथर्मली एक्सपैंड कराएं, लेट इट बी रिवर्सिबल एक्सपेंशन और रिवर्सिबल कंप्रेशन, रिवर्सिबली एक्सपैंड और रिवर्सिबली कंप्रेस कराएं, तो हम एक बार देखते हैं इससे मशीन हमें कितना काम करके देगी। अगर कोई हमें ये कह दे सपोज गैस को मैंने ए पॉइंट से, जहां पर उसका प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, गैस को एक्सपैंड करा के मैंने V2 वॉल्यूम तक ले आया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाया, एरो की डायरेक्शन अच्छे से नोट करो, एक्सपैंड करा रहा हूं। और अगर मैं गैस की फाइनल स्टेट में प्रेशर P2 बोल दूं, टेम्परेचर T1 है, प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो टोटल वर्क जो ए से बी में आने में सिस्टम हमें करके देगा एक्सपेंशन का, ये वर्क इतना एरिया अंडर द कर्व होगा, इतना एरिया अंडर द कर्व होगा। तो इतना मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया अगर मैं देखूं, मैग्नीट्यूड, लेट अस सपोज कि ये x जूल है, विच इज एरिया अंडर द कर्व। अगर मैं उस स्टूडेंट का सुझाव मान लूं और गैस को वापस अपनी पुरानी स्टेट में ले जाऊं और B से A में वापस आइसोथर्मली ले जाऊं, B से A में आइसोथर्मली, वही V2 से V1 तक, प्रोसेस साइक्लिक हो गई। और साइक्लिक प्रोसेस जब होगी A से B में आना और B से A वापस आना, तो मैं ये तो जरूर कह सकता हूं ड्यूरिंग A से B वाला स्टेप में डेल्टा E तो जीरो था, पर Q माइनस W था, और क्योंकि Q पॉजिटिव था सिस्टम के लिए एक्सपैंड करवाते वक्त, एक्सपेंशन के टाइम पे A से B तक, तो सिस्टम ने सराउंडिंग से 10 जूल हीट एब्जॉर्ब की और 10 जूल वर्क में कन्वर्ट करके हमें दे दिया। सिस्टम ने सराउंडिंग से 10 जूल हीट ली और 10 जूल को वर्क बना दिया। अब अगर कोई कह दे सिस्टम को उसकी पुरानी स्टेट में लेके जाओ B से A तक, तो अब की बार वर्क किसको करना पड़ेगा, हमें, सराउंडिंग को या मशीन को? जब हमें गैस को कंप्रेस करना है, गैस को B से A वापस ले जाना है, गैस का वॉल्यूम V2 से V1 तक ले जाना है, हु इज सपोज टू डू वर्क? हम, सराउंडिंग को। और हमें वर्क कितना करना पड़ेगा? बिल्कुल इतना, B से A तक का वर्क वही होगा माइनस P गैस इंटू D इन द इंटीग्रेशन फ्रॉम V2 टू V1। ये फिर से एरिया अंडर द कर्व ही आएगा इतना, पर इतना वर्क सिस्टम के लिए पॉजिटिव बन गया क्योंकि सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम को वर्क मिला। यहां भी एरिया अंडर द कर्व, ये जो वर्क आया था, ये P गैस
इंटू डीवी की इंटीग्रेशन था V1 से V2 और ये वर्क नेगेटिव था। तो मुझे आप ये बताओ, अगर B से A में ये वाला वर्क कुछ प्लस x जूल है और ये वाला वर्क फ्रॉम A टू B माइनस x जूल है, तो सिस्टम को जब आप A से B में लेके गए, B से A में लेके आए, टोटल वर्क कितना मिलेगा आपको? टोटल वर्क कितना? टोटल वर्क मिलेगा आपको जब आप गैस को एक्सपैंड कर रहे हो, तो मैग्नीट्यूड एरिया अंडर द कर्व जितना वर्क मिला। जब आप कंप्रेस कर रहे हो तो इतना मैग्नीट्यूड ही, इतना एरिया अंडर द वर्क आपको उसके ऊपर करना पड़ गया। नेट वर्क विल बी 0। सिस्टम तो अपनी पुरानी स्टेट में आ गया। डेल्टा ई पूरे साइकिल के लिए 0 है, वर्क भी 0 है, तो पूरे साइकिल के लिए फॉर द फुल साइकिल डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू 0 0, तो क्यू भी 0। क्या ऐसा वर्क जिसमें 0 वर्क मिले मशीन से, क्या आप चाहोगे? एफिशिएंसी कितनी आएगी? 0 एफिशिएंसी, क्योंकि सिस्टम ने कुछ काम ही नहीं करके दिया, राइट? जब मैं रिवर्सिबली एक्सपैंड कर रहा हूं और रिवर्सिबली कंप्रेस कर रहा हूं, तो टोटल एरिया अंडर द कर्व जितना वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगा और टोटल एरिया अंडर द कर्व जितना वर्क ऑफ कंप्रेशन होगा, फर्क सिर्फ उनके साइन में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस स्टूडेंट ने ये जो मुझे सलाह दी कि सर आपको इंजन तो साइक्लिक कंडीशन में करवाना है, प्रोसेस में, मतलब इंजन के अंदर साइक्लिक प्रोसेस करानी है, तो मैं कहूंगा साइक्लिक प्रोसेस तो कराओ, पर ऐसी साइक्लिक प्रोसेस ना कराओ जिसमें एक स्टेप आइसोथर्मल हो एक्सपेंशन और दूसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन। फिर उसने मुझे एक और राय दे दी, कह रहा सर आप एक काम करो, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन करा दो और इरिवर्सिबल कंप्रेशन करा दो, या इरिवर्सिबल एक्सपेंशन करा दो और रिवर्सिबल कंप्रेशन करा दो। तो अब मैं आपको ये बताता हूं, मान लो कि आपने साइकिल में एक्सपेंशन को तो रिवर्सिबली कर दिया और कंप्रेशन को इरिवर्सिबली किया, सपोज। तो अगर आपको याद हो तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन में अगर मैंने गैस को एक्सपेंड रिवर्सिबली करवाया तो गैस ने इतना काम किया, गैस ने इतना काम किया आते वक्त। लेकिन जब मुझे गैस को बी से ए तक वापस ले जाना है और मैंने इरिवर्सिबली कंप्रेस किया, तो मुझे सराउंडिंग को इतना काम करना पड़ेगा, बड़े रेक्टेंगल जितना एरिया। तो मुझे ये बताओ, इसमें ज्यादा काम किसको करना पड़ गया, मशीन को या हमें? तो क्या ऐसी मशीन चाहोगे जिसमें सराउंडिंग को ज्यादा काम करना पड़ गया, सिस्टम ने कम काम किया, मशीन तो हम ही बन गए? क्या ये बात समझ आई आपको कि इरिवर्सिबली कंप्रेशन क्यों नहीं करा सकते? रिवर्सिबली एक्सपैंड करा दें, गैस से काम लें इतना, लेकिन हम कर दें उसके ऊपर इतना, तो ये भी पॉसिबल नहीं। और अगर कोई ये कह दे सर आप एक्सपैंड भी इरिवर्सिबली कराओ और कंप्रेस भी इरिवर्सिबली कराओ, तो आपको याद हो तो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में गैस इस छोटे रेक्टेंगल जितना वर्क करके थी, इतना वर्क। जब हम इरिवर्सिबली गैस से एक्सपेंड करवाते थे तो गैस ने बस इतना स्मॉल एरिया ऑफ रेक्टेंगल जितना वर्क करके देगी हमें, और उसको पुरानी स्टेट में ले जाने के लिए हमें इतना वर्क करना पड़ेगा, पूरा इतना वर्क, तब भी तो हमें ज्यादा काम करना पड़ गया। क्या आपको ये चीज बात पता लगी? तो ये तो और कीमत हमें ज्यादा देनी पड़ गई, हमें ज्यादा कीमत देनी पड़ गई, सिस्टम ने तो अब और कम काम किया। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कभी नहीं कर सकते कि साइक्लिक प्रोसेस में आइसोथर्मली एक्सपैंड कराओ और आइसोथर्मली कंप्रेस कराओ, क्योंकि आपको नेटवर्क या तो 0 मिलेगा
और या फिर नेटवर्क सिस्टम के लिए पॉजिटिव, यानी कि सराउंडिंग को ज्यादा करना पड़ेगा। क्या आपको इतनी चीज समझ में आई कि आइसोथर्मल कराने में क्या प्रॉब्लम है? राइट? अब अगर कोई दूसरे स्टूडेंट ने सलाह दी कि एक काम करते हैं, गैस को ए से बी तक एक्सपैंड करते हैं एडियाबेटिकली, रिवर्सिबली, और बी से ए तक एक्सपैंड करते हैं एडियाबेटिकली, रिवर्सिबली, कंप्रेस करते हैं। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि एडियाबेटिकली अगर गैस को एक्सपैंड किया और एडियाबेटिकली कंप्रेस किया, तो इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू है। क्यू कितना होगा जब दोनों स्टेप एडियाबेटिक हो? क्यू विल बी 0। क्या सिस्टम अपनी पुरानी स्टेट में वापस आ गया? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, सिस्टम अपनी पुरानी स्टेट में आ गया। तो डेल्टा ई कितना होगा? डेल्टा ई जब सिस्टम को घुमा के अपनी पुरानी स्टेट में ले आओ तो इंटरनल एनर्जी तो स्टेट फंक्शन है, तो डेल्टा ई तो 0 होगा, तो वर्क भी 0। तो इसका मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस लेने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब आपने एडियाबेटिकली एक्सपैंड कराया और एडियाबेटिकली कंप्रेस करवाया, पर रिवर्सिबली एक्सपेंशन रिवर्सिबली कंप्रेशन कराया, तो आपने ये देखा कि Q 0 हो जाएगा, डेल्टा ई तो 0 हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, वर्क भी 0। इसका मतलब सिस्टम ने हमें कुछ काम ही नहीं करके दिया। क्या ऐसी मशीन चाहोगे? और अगर कोई ये कह दे कि ए से बी रिवर्सिबली एक्सपैंड करो एडियाबेटिकली, लेकिन बी से ए इरिवर्सिबली एडियाबेटिक कंप्रेशन कर दो, तो मैं कहूंगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि हमने बहुत सारी क्लासेस पहले, बहुत दिन पहले ये पढ़ा था, आप एडियाबेटिक रिवर्सिबल और एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस को मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करवा सकते। एडियाबेटिक रिवर्सिबल और एडियाबेटिक इरिवर्सिबल बोथ कर्व, both paths, they intersect at, they cannot meet at more than 1 point. You cannot make a cyclic process in which one step is adiabatically reversible and another is adiabatically irreversible. Such cyclic process is not possible, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में रिवर्सिबल पाथ और इरिवर्सिबल पाथ में एक स्टेट अगर कॉमन होगी तो आपकी फाइनल स्टेट अलग अलग होती है। They only can meet at a unique point. So the point is, ये तो आप समझ गए कि साइकिल के अंदर अगर आप एक्सपेंशन और कंप्रेशन के दोनों स्टेप्स आइसोथर्मल कर दो और दोनों स्टेप्स एडियाबेटिक कर दो, तो आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। राइट? तो अभी तक तो आपको आई होप कि कुछ तो समझ आया होगा कि हमें इंजन में ये जो साइक्लिक प्रोसेस करवानी है, तो पहले तो मैंने आपको सिर्फ इसी सवाल का जवाब दिया कि साइक्लिक प्रोसेस में दोनों स्टेप आइसोथर्मल क्यों नहीं हो सकते, दोनों स्टेप एडियाबेटिक क्यों नहीं हो सकते। अब कार्नोट ने क्या किया? कार्नोट ने एक नया डिजाइन दिया कि साइक्लिक प्रोसेस को कुछ इस तरह करवाओ। किस तरह? अब हम देखेंगे, जहां से हमारा नोट करने का काम होगा। अभी तक तो मैंने आपकी ग्राउंड बनाई जो सुनने के लिए थी, इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं कि अगर आप नोट नहीं कर पाए।
पर ये जरूर है कि आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन करा के आइसोथर्मल कंप्रेस करा दे, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कोई रीजन दोगे? आइसोथर्मली रिवर्सिबल जाके एक्सपैंड करा के आइसोथर्मली रिवर्सिबल कंप्रेस कर दो तो नेट वर्क 0 हो जाएगा। एडियाबेटिक में क्या प्रॉब्लम है? एडियाबेटिकली एक्सपैंड कराया, एडियाबेटिकली कंप्रेस कराया, रिवर्सिबली एक्सपैंड, रिवर्सिबली कंप्रेस, तब भी नेटवर्क 0, क्योंकि Q 0, डेल्टा ई 0 है। राइट नाउ अब ध्यान से समझना, अब से जो पॉइंट्स होंगे हम लिखेंगे भी। अब मुझे एक चीज ये बताओ, अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा था, आइसोथर्मल प्रोसेस की एग्जांपल जरूर दे रहा हूं, लेकिन ये वैलिड तो हर प्रोसेस में। अगर गैस रिवर्सिबली एक्सपैंड करती है, रिवर्सिबली एक्सपैंड करती है, तो गैस हमें कितना वर्क देगी? क्या इतना वर्क करके देगी? जब गैस रिवर्सिबली आइसोथर्मली एक्सपैंड करती है तो क्या स्मॉल रेक्टेंगल जितना वर्क मिलेगा? क्या नहीं ना, इट विल गिव अस टोटल दिस मच वर्क, पूरे बड़े एरिया जितना। तो आप ये तो मानते हो कि जब गैस रिवर्सिबली एक्सपैंड करती है फ्रॉम V1 टू V2, तो जो गैस का वर्क होगा, गैस जो हमें वर्क करके देगी, उस वर्क का मैग्नीट्यूड irreversible expansion from same volume to same volume, this inequality will be like this. Do you agree कि अगर गैस V1 से V2 तक रिवर्सिबली एक्सपैंड करे तो इतना काम करके देगी मैग्नीट्यूड वाइज, और अगर इरिवर्सिबली होता तो ये स्मॉल रेक्टेंगल जितना एरिया होता। तो गैस से ज्यादा काम अगर लेना है, मशीन से ज्यादा काम लेना है, तो एक्सपेंशन रिवर्सिबली कराओ, यानी कि गैस को एक्सपैंड कराना है तो इरिवर्सिबली ही करवाओ। लेकिन अगर गैस को कंप्रेस करना है, तो अगर मैं गैस के कंप्रेशन की बात करूं, अब की बार अगर आपने गैस को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक कंप्रेस किया, V2 से V1 तक, लेकिन रिवर्सिबल कंप्रेस किया, तो गैस के ऊपर इतना काम करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, हमें, क्योंकि वर्क ऑफ कंप्रेशन पॉजिटिव है सिस्टम के लिए, हमें काम करना पड़ेगा इतना। लेकिन अगर हमने गैस को बी से ए तक इरिवर्सिबली कंप्रेस किया, तो हमें इतना काम करना पड़ेगा, पूरे बड़े रेक्टेंगल जितना। तो कंप्रेशन के टाइम पर अगर आप इरिवर्सिबली गैस को कंप्रेस करते हो, तो इस बड़े एरिया जितना वर्क हमें करना पड़ेगा, और अगर गैस को रिवर्सिबली कंप्रेस करते हो तो हमें ही इतना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क का मैग्नीट्यूड ड्यूरिंग रिवर्सिबल कंप्रेशन फ्रॉम V2 टू V1, दिस वर्क और इरिवर्सिबल कंप्रेशन फ्रॉम V2 टू V1, क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी? क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी? कंप्रेशन का वर्क एंड एक्सपेंशन का वर्क, अगर मैं दोनों ड्राइंग्स बना दूं, बताइए बच्चों। अच्छा अब ये बताओ, आपको इन दोनों इनइक्वालिटी में तो डाउट नहीं है ना? ये तो क्लियर होगा कि एक्सपेंशन के टाइम पे गैस ने अगर रिवर्सिबली काम किया तो बड़ा एरिया आएगा, और इरिवर्सिबली किया तो इतना स्मॉल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और अगर कंप्रेस किया
तो अगर हमने अब गैस को कंप्रेस करना है तो हमारी बारी है काम करने की, तो हमें इतना काम करना पड़ेगा, इतना रिवर्सिबली। लेकिन अगर इरिवर्सिबली कराया तो हमें इतना काम करना पड़ेगा। अब आप एक बात बताओ, आप मशीन कैसी चाहते हो? मशीन ज्यादा काम हमें करके दे या हमसे ज्यादा काम ले? कैसी मशीन चाहोगे? जो खुद ज्यादा काम करे और हमसे कम काम मांगे, या फिर मशीन खुद कम काम करे और हमसे ज्यादा काम करवाए? ऑब्वियसली हम ये चाहेंगे कि मशीन ज्यादा काम हमें करके दे, हमें उसके ऊपर कम काम करना पड़े, right? So we will like that machine should be such that which can produce more work during expansion. And machine should be such that it should require less work to be done on it. क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? आप ऐसी ही मशीन चाहोगे? मशीन ऐसी हो जो काम एक्सपेंशन के टाइम पे करते वक्त ज्यादा दे, लेकिन मशीन को जब कंप्रेस करना पड़े, गैस को जब हमें कंप्रेस करना पड़े, तो गैस हमसे कम काम करवाए या हमसे कम काम मांगे। ऐसे केस, ऐसी टाइप की मशीन हर कोई चाहेगा कि मालिक को कम काम करना पड़े, नौकर को से ज्यादा काम ले लिया जाए। तो मुझे ये बताओ, एक्सपेंशन का वर्क अगर ज्यादा लेना है, एक्सपेंशन का वर्क, तो प्रोसेस शुड बी व्हाट? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल? एक्सपेंशन का प्रोसेस कैसा होना चाहिए? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? ऑब्वियसली दिस इज ओनली पॉसिबल इफ रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो। यानी कि गैस को अगर रिवर्सिबली कम काम करवाएं, तभी गैस से मिलने वाला वर्क हमें ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मशीन के ऊपर हमें काम कम करना पड़े, यानी कि कंप्रेशन का वर्क कम हो, तो कौन सा प्रोसेस लेना चाहिए जहां कंप्रेशन का वर्क कम हो तो भी स्टेप रिवर्सिबल हो? तो भी स्टेप रिवर्सिबल होना चाहिए, यानी कि रिवर्सिबल कंप्रेशन में ये पॉसिबल है। इसलिए कार्नोट ने जो अपना साइकिल प्रपोज किया, अपनी प्रोसेस प्रपोज की, उसके सारे स्टेप्स रिवर्सिबल ही रखे। एक्सपेंशन भी रिवर्सिबल, कंप्रेशन भी रिवर्सिबल। पर अपनी प्रोसेस में सिर्फ 2 स्टेप में साइकिल कंप्लीट नहीं किया, दोनों आइसोथर्मल लेके, दोनों एडियाबैटिक लेके, ऐसे नहीं किया उसने, रखे रिवर्सिबल स्टेप्स ही साइकिल में। लेकिन ये नहीं किया कि पूरे साइकिल में 2 स्टेप, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, क्योंकि उसकी हालत आप देख चुके कि ऐसा लेने से क्या नुकसान होता, वर्क ही जीरो बनता। नाउ व्हाट ही डिजाइन्ड, ही प्रपोज्ड कि हम गैस के ऊपर जो साइक्लिक प्रोसेस करवाएंगे वो कुछ इस तरह की हो, कुछ इस तरह की हो कि लेट अस सपोज गैस इनिशियली ए पॉइंट पर है जहां उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, और गैस को आइसोथर्मली एक्सपैंड कराया। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन अप टू पॉइंट बी, वॉल्यूम V2 तक। गैस को रिवर्सिबली आइसोथर्मली एक्सपैंड कराया फ्रॉम ए टू बी, फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन।
तो मैं बोलूंगा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, तो बी पॉइंट पे प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर अभी भी T1, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है। फिर गैस को एडियाबेटिकली एक्सपेंड कराया। सेकेंड स्टेप में, स्टेप 2 में गैस को रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन करवाया फ्रॉम बी पॉइंट टू सी पॉइंट, और बी से सी में जाते वक्त प्रेशर, सपोज यहां का प्रेशर अगर P2 था तो यहां का प्रेशर P3 हो गया और वॉल्यूम V3 हो गया, और बी पॉइंट पे टेम्परेचर था T1, P2, V2, T1 टेम्परेचर बी पॉइंट पे था, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल थी। तो जो टेम्परेचर ए पॉइंट पे है वही टेम्परेचर बी पॉइंट पे है। प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T1, और बी से सी में प्रेशर घट के P3 हो गया, वॉल्यूम V3 हो गया, लेकिन टेम्परेचर T2 हो गया। यहां का टेम्परेचर T2 हो गया, क्योंकि प्रोसेस एडियाबेटिक है तो टेम्परेचर चेंज होगा ही होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर डेफिनेटली चेंज होगा। सो रिवर्सिबली एडियाबेटिक एक्सपेंशन में बी से सी में गैस का टेम्परेचर डेफिनेटली चेंज होगा। एंड स्टेप 3 में गैस को फिर से रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेस किया, गैस को कंप्रेशन करवाया फ्रॉम सी टू डी, और जब कंप्रेस किया तो वॉल्यूम घटाया, और ये वॉल्यूम घट के करवा दिया V4 और प्रेशर P4 अप टू पॉइंट D। और क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो यहां का टेम्परेचर भी T2 रहेगा, तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट P4, V4, T2, P3, V3, T2 से P4, V4, T2 तक गैस को कंप्रेस करवाया आइसोथर्मली, और फिर वापस इसको पुरानी स्टेट में ले आए फ्रॉम डी टू ए। स्टेप 4 में रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, फ्रॉम डी टू ए, जहां गैस के लिए प्रेशर P4, V4, T2 से P1, V1, T1 हो गया। तो कार्नोट ने जो अपना साइक्लिक प्रोसेस प्रपोज किया, उसमें उसने गैस को 4 स्टेप्स में, यानी कि 2 स्टेप एक्सपेंशन के, 2 स्टेप कंप्रेशन के करवाए, और ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस करवाया। अब मेरा आपसे ये सवाल है, इसको टाइटल क्या दें? टाइटल इज कार्नोट साइकिल, टाइटल इज कार्नोट साइकिल। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि कार्नोट साइकिल में कितने स्टेप्स हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? हाउ मेनी स्टेप्स? इन कार्नोट साइकिल देयर आर 4 स्टेप्स। उन 4 स्टेप्स में कितने आइसोथर्मल के स्टेप्स हैं? हाउ मेनी स्टेप्स आर ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस? 2। हाउ मेनी एडियाबेटिक? 2। अच्छा, कितने स्टेप्स में गैस एक्सपैंड हुई है? 4 में से कितने स्टेप्स में गैस एक्सपैंड हुई? 2। और कितने स्टेप्स में कंप्रेस हुई? 2। क्या कोई स्टेप इरिवर्सिबल रखा? नहीं ना। तो ऑब्वियसली इरिवर्सिबल ना रखने का कारण अब आपको आ चुका है, पता लग चुका है कि क्यों सारे स्टेप्स रिवर्सिबल रखने चाहिए। अब किसी बच्चे ने पूछा, सर उसने आइसोबारिक प्रोसेस क्यों नहीं ली? गुड क्वेश्चन। तो मैं कहूंगा आइसोबारिक लेके भी हम एक बार कार्नोट साइकिल करवा के देख लेंगे कि क्या होता है। तो पहले एक बार वो देखते हैं जो कार्नोट ने एक्चुअली किया, जो कार्नोट ने एक्चुअली परफॉर्म, मतलब एक्चुअली जो डिजाइन की प्रोसेस। फिर हम देखेंगे कि अगर आइसोबारिक रखा होता तो क्या करते।
ठीक है। पर बच्चों अभी तक मैं ये श्योर हूं, अभी आपको एक पॉइंट पर आपका ध्यान नहीं गया, एक पॉइंट पर अभी आपका ध्यान नहीं गया, वो ध्यान दिला रहा हूं मैं आपको। अगर आपको याद हो, अगर कोई मुझे कह दे कि ए से बी तक सर आइसोथर्मल प्रोसेस कर लेते, एक्सपेंशन और कंप्रेशन आप एडियाबेटिकली कर लेते, लेट्स से रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन और रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन ऐसे कर लेते, तो क्या आपके पास कोई आंसर है इसका कि अगर एक स्टेप एक्सपेंशन का आइसोथर्मल होता और कंप्रेशन का एडियाबेटिक होता, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट ने बहुत अच्छा आंसर दिया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, कि ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आइसोथर्मल कर्व और एडियाबेटिक कर्व दे ऑलवेज मीट एट ओनली यूनिक वन पॉइंट। Isothermal graph and adiabatic graph, they can meet at only one point. You cannot make a cycle which is made up of isothermal expansion and adiabatic compression or vice versa. This is not possible. ये तो कंफर्म अब हो गया, ये तो कंफर्म अब हो गया कि प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबली कैरिड आउट, क्योंकि अगर एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए तो सिस्टम से ज्यादा काम लेना है तो एक्सपेंशन रिवर्सिबली हो, और जब उसको कंप्रेस करना है तो हमें कम काम उस पर करना पड़े तो कंप्रेशन भी रिवर्सिबल हो। तो अगर हम रिवर्सिबल की बाउंड्री में ही रहें तो रिवर्सिबल के ग्राफ भी अगर मैं देखूं तो आइसोथर्मल ग्राफ और एडियाबेटिक ग्राफ दे कैन मीट एट ओनली वन सिंगल पॉइंट, देयर इज नो साइकिल विद द टू स्टेप्स, एंड दैट्स व्हाई क्लेवरली कार्नोट डिजाइन्ड 4 स्टेप्स। ये देखना 4 स्टेप्स कैसे हैं, ये वाले स्टेप्स ध्यान से देखना बच्चों। ये देखो एक्चुअल में ये साइकिल है ना, ये ऐसा है, आइसोथर्मल कर्व, आइसोथर्मल कर्व, एडियाबेटिक कर्व, एडियाबेटिक कर्व, ये 4 स्टेप्स, ए बी सी डी, आइसोथर्मल ग्राफ, एडियाबेटिक ग्राफ, आइसोथर्मल ग्राफ, एडियाबेटिक ग्राफ। क्या कहीं भी 4 पॉइंट का इंटरसेक्शन सेम आइसोथर्मल और एडियाबेटिक ग्राफ हो रहे हैं क्या? नो, दैट्स व्हाई ही डिजाइन्ड द 4 स्टेप्स। और अगर कोई हमें ये कह दे कहीं भी आइसोथर्मल और एडियाबेटिक ग्राफ जब इंटरसेक्ट करती है किसी भी इंटरसेक्शन पॉइंट की, ये ग्राफ जिसकी स्लोप ज्यादा होती है, जो ज्यादा स्टीप होता है, वो एडियाबेटिक होता है, और जो कम स्टीप होता है वो आइसोथर्मल होता है। This is the definition which we have learnt in our previous classes. Slope of adiabatic curve is more than the isothermal curve. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये एक इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे, नंबर 1 कर्व और नंबर 2 कर्व में कौन सा कर्व एडियाबेटिक का होगा? नंबर 1 और नंबर 2 में कौन सा कर्व एडियाबेटिक का होगा? 1 वाला या 2 वाला? कौन ज्यादा स्टीप है? ए पॉइंट को देख के डिसीजन लो, लाइक दिस इज योर ए पॉइंट। Which step is of adiabatic? Obviously first is adiabatic, this step is adiabatic, this line is adiabatic and this line is isothermal. और अगर यहां बात करूं इस इंटरसेक्शन को देख के बताओ, बी पॉइंट पर ये कर्व, ये तो कंफर्म है आइसोथर्मल है, तो अब ये कर्व एडियाबेटिक है। इस इंटरसेक्शन को देख के बताओ, ये लाइन एडियाबेटिक की होनी चाहिए, स्लोप वाइज ज्यादा स्टीप, और ये लाइन आइसोथर्मल की होनी चाहिए, तो ये लाइन आइसोथर्मल वाली है। और अगर इस पॉइंट पे देखूं तो ये ज्यादा स्टीप है, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टीप है, ये एडियाबेटिक का होगा, ये लाइन, तो ये आइसोथर्मल का होगा। समझ में आया ये चीज कि हमने टोटल कितने आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कर्व लिए इस साइकिल को बनाने में? 2 आइसोथर्मल ग्राफ, 2 एडियाबेटिक कर्व, इसलिए 4 स्टेप से मिलकर एक साइकिल डिजाइन हुआ। क्योंकि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कर्व दे इंटरसेक्ट एट ओनली वन यूनिक पॉइंट, और जो ग्राफ की स्लोप ज्यादा होती है वो एडियाबेटिक होता है।
इसलिए ये स्टेप अगर आइसोथर्मल है तो ये एडियाबेटिक है, तो अगर ये आइसोथर्मल है ये एडियाबेटिक ज्यादा स्टीप वाला। यू गॉट दिस पॉइंट? आइसोथर्मल और एडियाबेटिक ग्राफ की स्लोप, एडियाबेटिक की स्लोप ज्यादा होती है, इसलिए ये 4 स्टेप्स कैसे देख रहे हैं, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। अब अगर कोई हमसे ये कहे कि इस साइक्लिक प्रोसेस में कार्नोट को ऐसा करके क्या मिला, मैं कहूंगा साइक्लिक प्रोसेस को करवा के और सारे स्टेप्स को रिवर्सिबल करके कार्नोट ने अपनी पूरी कोशिश कर ली कि हम एक ऐसी मशीन डिजाइन करें जो ज्यादा से ज्यादा काम हमें करके दे, और जब हमारी बारी उसके कंप्रेस करने की हो तो हमें कम काम करना पड़े उसके। तो मैं ये कहूंगा कि दिस साइकिल की जो एफिशिएंसी होगी वो डेफिनेटली बेस्ट एफिशिएंसी यहीं से आएगी, क्योंकि इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है, सारे स्टेप्स को रिवर्सिबली ले लिया। एंड यू पीपल नो दैट, डज रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट इन रियलिटी? नो ना। इसलिए ये साइकिल सिर्फ कॉपियों पे लिखने के लिए है। फिर आपका क्वेश्चन, फिर इतनी मेहनत क्यों? डोंट वरी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इससे हमें एक बहुत बड़ा कंक्लूजन मिलेगा क्यों हीट का 100% ट्रांसफर वर्क में नहीं हो सकता, और ऐसा क्या किया जाए जो हीट को पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट किया जाए। क्योंकि अभी आपको स्टोरी 25% पता लगी, 75% तो स्टोरी भाई दोस्त बाकी है। बट ये जरूरी है कि कभी भी किसी प्रोसेस से, किसी मशीन से, किसी साइकिल से काम निकलवाना हो तो रिवर्सिबली उससे काम करवाओ, एफिशिएंसी ज्यादा नहीं। और जब हमारी बारी उस पर काम करने की आए हम भी रिवर्सिबली करें। एग्जाम्पल देता हूं डेली लाइफ में। मान लो मैं मालिक और मेरे से नौकर है, और वो नौकर घर में काम करने आया, तो आप क्या चाहोगे कि नौकर जल्दी से झाड़ू लगा के चला जाए या पूरा टाइम देके धीरे धीरे कमरे को साफ करके प्रॉपरली जाए? तो ये बताओ, एक्सपेंशन के टाइम पे, यानी कि जब नौकर से काम लेना है तो आप कैसे उससे काम लेना चाहोगे? यार जल्दी जल्दी करके चला जा, या धीरे धीरे तसल्ली से मेरे घर में अच्छे से काम कर, स्लोली कर, उधर से कचरा निकाल, इधर से कचरा निकाल, रिवर्सिबली। ठीक है, अब महीना खत्म हो गया, नौकर की बारी आई हमसे पगार मांगने की, तो आप क्या चाहोगे? नोट ले जल्दी ले ले, या प्रॉपर गिन गिन के 2 बार 4 बार गिनोगे, कहीं 10 रुपए ज्यादा ना चले जाए? तो आपकी कोशिश होगी यार अगर उसकी 1200 की पगार है ना, तो सारे 100 वाले नोट 12 बार अच्छे से गिन लूं, 100 के। पास में खड़ा हो कोई दोस्त, यार तू भी गिन ले, कहीं ज्यादा ना चले जाए। तो धीरे धीरे गिनोगे, धीरे धीरे, तो प्रोसेस हैज टू बी परफॉर्म्ड रिवर्सिबली। आप ये कभी नहीं कहो ये ले गट्ठी, ये ले गिन, ये ले जा। प्रॉपर, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा आंसर दिया, बेल ने, प्रॉपर थूक लगा के, प्रॉपर की गलती से 2 नोट एक्स्ट्रा ना चले जाए। यानी कि सराउंडिंग भी काम करते वक्त बिल्कुल ध्यान से काम करेगी ताकि उसके खाते में एक्स्ट्रा चीज ना जाए। और दूसरी चीज अगर ऐसा कोई हो, मान लो इन शॉर्ट, यहां पर बेसिकली मैं कहूंगा कि यार अच्छा काम तो अच्छी तरीके से काम सिस्टम से लेना है ना। अगर सिस्टम से अच्छा काम लेना है तो सराउंडिंग को उसके ऊपर झटके से कुछ नहीं करना चाहिए। झटके से कुछ नहीं करने का मतलब क्या है? उस पर जोर जबरदस्ती लगा के झटके से कि तू ऐसा नहीं कर रहा, तू वैसा नहीं कर रहा, बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से तुम भी उसको निर्देश दो, स्लोली दो, आराम से दो। देखो यहाँ पे गलती होगी, ऐसा कर, ये नहीं तुमने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, अगले दिन वो काम पे ही नहीं आएगा। दिस इज अनदर एग्जाम्पल कि धीरे धीरे उस पर कुछ करो, जो एनर्जी लूज करनी है उस पर धीरे धीरे करो, आराम से करो। लेकिन जब उससे काम लेने तो भी उससे बोलो धीरे धीरे कर, तसल्ली से कर। So efficiency has to be increased when every step of the process is reversible.
नाउ द क्वेश्चन इज, एफिशिएंसी हम डिफाइन कैसे करते हैं? एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज ratio of the work made by the engine divided by the heat. पर कौन सी हीट? नेट हीट? नो, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। कितना हीट एब्जॉर्ब किया और उस हीट का कितना हिस्सा वर्क में कन्वर्ट करके दिया। इट्स नॉट द नेट हीट, क्योंकि इस साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम हीट एब्जॉर्ब भी करेगा, हीट लूज भी करेगा। तो जितनी हीट एब्जॉर्ब की और जितनी हीट लूज की उसका नेट नहीं है यहाँ पे। जितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब हीट का इनपुट का कितना हिस्सा वर्क में कन्वर्ट करके दिया, वो एफिशिएंसी डिसाइड करेगा। अब आप मुझे ये बताओ, यहां पर ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनमें Q 0 है? सिस्टम ने ना हीट एब्जॉर्ब की ना लूज की, ऐसे कौन से 2 स्टेप्स हैं जहां पर Q 0 होगा? When the process is adiabatic. So B to C और D to A, Q is 0. ना सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की ना सिस्टम ने हीट लूज की, बिकॉज द बोथ स्टेप्स आर एडियाबेटिक। पर अगर मैं ए स्टेप की बात करूं, फर्स्ट स्टेप ए टू बी, प्रोसेस इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा ई इज क्यू प्लस डब्ल्यू। तो मैं कह दूंगा प्रोसेस आइसोथर्मल है, डेल्टा ई 0, तो क्यू ए बी स्टेप में जो हीट है दैट इज माइनस ऑफ वर्क इन द ए बी प्रोसेस। और क्योंकि यहां गैस एक्सपैंड कर रही है और एक्सपेंशन के स्टेप में वर्क नेगेटिव है, तो क्यू पॉजिटिव होगा, मतलब क्यू नंबर पॉजिटिव है, वर्क नेगेटिव है। और अगर क्यू पॉजिटिव है इसका मतलब सिस्टम हैज एब्जॉर्ब्ड हीट इन द स्टेप 1। फर्स्ट स्टेप में सिस्टम ने कुछ हीट एब्जॉर्ब की, मान लेते Q1 हीट एब्जॉर्ब की, Q1 हीट एब्जॉर्ब की। तो लेट अस सपोज दिस हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज Q1। लेकिन फ्रॉम इन द स्टेप 4, sorry, in the step 3, this was in the step 1, process is again isothermal. Delta E from C to D is Q from C to D plus work from C to D. Process is isothermal. Delta E is 0. So Q from C to D is minus work from C to D. और यहां का वर्क कौन सा है, कंप्रेशन वाला या एक्सपेंशन वाला? विच वर्क? फ्रॉम सी टू डी एक्सपेंशन का वर्क है या कंप्रेशन का वर्क है? टेल मी। ऑब्वियसली कंप्रेशन का वर्क है, तो कंप्रेशन का वर्क पॉजिटिव होगा तो क्यू नेगेटिव होगा। दिस वर्क इज पॉजिटिव सो क्यू विल बी नेगेटिव। क्यू नेगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? सिस्टम के लिए क्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? सिस्टम के लिए क्यू नेगेटिव क्या बताता है? हीट रिलीज की, सिस्टम ने कुछ हीट रिजेक्ट कर दी। कितने हीट रिजेक्ट कर दी? मान लेते हैं Q2 हीट रिजेक्ट कर दी। लेट हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम इज Q2। हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम इज Q2। अब मुझे ये बताओ, क्या इस पूरी साइक्लिक प्रोसेस में क्या ये एरिया अंडर द कर्व आएगा? इतना जो मैंने शेडेड रीजन में किया, ये शेडेड रीजन में क्या ये एरिया अंडर द कर्व होगा पीवी ग्राफ में?
प्रेशर वाई एक्सिस पे लिया, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे लिया, एरिया ऑफ पीवी कर्व रिप्रेजेंट्स टोटल वर्क। तो मैं ये कह सकता हूं सर्टनली कि नेट वर्क डन जो भी है, नेट वर्क डन जो भी है, net work done will be area under the curve. Net work will be total area under ABCD curve. क्योंकि पीवी कर्व का टोटल एरिया वर्क होता है, मानते हो कि नहीं? अब मुझे ये बताओ, इस ग्राफ में मैं आपको ये ग्राफ दोबारा यहां बना रहा हूं, आप दोबारा नहीं बनाओगे, आप दोबारा नहीं बनाओगे। ये एक्सपेंशन का स्टेप था, पहला स्टेप एक्सपेंशन का। उसमें जो टोटल एरिया आया, एक्सपेंशन का एरिया, ये इतना वर्क आया, इतना ब्लू कलर से जो मैंने शेड किया। ये कौन सा वर्क है, एक्सपेंशन का या कंप्रेशन का? ए से बी में, ए से बी में, ए से बी, एक्सपेंशन का या कंप्रेशन का? एक्सपेंशन का। इतना वर्क सिस्टम ने किया, ये सिस्टम ने किया। फिर गैस एक्सपैंड हुई एडियाबेटिकली सी तक। तो अब बी से सी तक का एरिया अंडर द कर्व इतना है। This is work done by the system expansion. This is work done by the system. अब जब गैस कंप्रेस हुई यहां से यहां सी से डी में, तो सी से डी के बीच में तो इतना एरिया आया ना, ये वाला एरिया ब्लैक लाइन से जो मैं कर रहा हूं। और जब आप इसने डी से ए तक ले गए, तो अब इतना वर्क सराउंडिंग के ऊपर करना पड़ा सिस्टम को, ये कंप्रेशन का वर्क। तो मुझे ये बताओ, इस डायग्राम को बता के नेट वर्क कौन सा मैग्नीट्यूड में ज्यादा है? ए से बी एक्सपेंशन है, बी से सी एक्सपेंशन है, सी से डी कंप्रेशन है, डी से ए कंप्रेशन है। ओवरऑल ये वाला वर्क यहां से लेके यहां तक का वर्क पॉजिटिव है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन यहां से यहां तक का वर्क नेगेटिव है। नेट वर्क कौन सा है? नेट वर्क एक्सपेंशन का ज्यादा है या कंप्रेशन का ज्यादा है? ओवरऑल वर्क एक्सपेंशन का, क्योंकि ए से बी का बड़ा एरिया है, बी से सी का एरिया, टोटल ए से बी, बी से सी तक का टोटल एरिया, सी से डी और डी से एरिया, सी से डी और डी से ए के टोटल एरिया के कंपैरिजन में ए से बी और बी से सी प्रोसेस का टोटल एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है। मानते हो कि नहीं मानते कि जो नेट वर्क है वो एक्सपेंशन का ज्यादा है? तो क्या नेट वर्क सिस्टम के लिए नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? ओवरऑल वर्क एक्सपेंशन का आएगा या कंप्रेशन का आएगा? एक्सपेंशन का ना, नेगेटिव वर्क आएगा नेट। तो ओवरऑल सिस्टम ने कुछ काम करके दिया ना, जीरो तो नहीं हुआ वर्क। यानी कि अब आप ये तो मानते हो ना कि कार्नोट ने जब आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ये चार प्रोसेसेस का जो साइकिल बनाया, उसका नेट वर्क जीरो नहीं है। नेट वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर दिस साइकिल। Area under this cycle is the overall work and that work is negative work. So मैं बोलूंगा net work area under the curve A to B and B to C, which represents expansion work.
area under this curve is more than area under the curve C to D and D to A, which represents compression, work of compression. So net work magnitude wise is work of expansion. Net work is done by the system. Is that point clear or not? मानता हूं कि टाइम हो गया, पर पॉइंट तो समझ लो। तो अगर कोई मुझे ये कह दे कि इस साइकिल की एफिशिएंसी बताओ, तो मैं कहूंगा एफिशिएंसी की डेफिनेशन है सिस्टम ने कितना वर्क किया, विच इज एरिया ऑफ दिस कर्व, नेट वर्क डन ए बी सी डी ए में, विच इज वर्क ऑफ एरिया अंडर द साइक्लिक कर्व डिवाइडेड बाय कितनी हीट एब्जॉर्ब की। तो मुझे ये बताओ सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब कौन से स्टेप में की, फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में या फोर्थ स्टेप में? कहां हीट एब्जॉर्ब की? सिर्फ फर्स्ट स्टेप में। तो नेट हीट एब्जॉर्ब मान ली Q1 की, क्योंकि थर्ड स्टेप में तो हीट लूज की है, फोर्थ स्टेप में Q0 है एडियाबेटिक, सेकंड स्टेप में Q0 है, Q1 हीट एब्जॉर्ब किया, Q2 हीट लूज किया। पर ये तो कंफर्म है ना, Q1 हीट लेके उसने कुछ हीट लूज की है, तो क्या पूरी Q1 को वर्क बना दिया? क्या पूरी Q1 हीट को लेके उसने पूरा का पूरा वर्क बना दिया? अगर ऐसा होता तो इस स्टेप में वो हीट लूज ही क्यों करता? बात मेरी समझे? अगर उसने Q1 हीट एब्जॉर्ब की और Q2 रिजेक्ट कर दी, इसका मतलब उसने सारी Q1 हीट को वर्क नहीं बनाया। इसका मतलब इस साइकिल के लिए भी एफिशिएंसी 100% नहीं आने वाली। तो अगर सारे स्टेप्स रिवर्सिबल करने के बाद भी एफिशिएंसी 100% नहीं आ रही, तो क्या इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में आप उम्मीद रखोगे कि 100% एफिशिएंसी आएगी? सवाल नहीं पैदा होता। तो कार्नोट ने इस साइकिल के थ्रू भी प्रूव किया, कार्नोट ने इस साइकिल के थ्रू भी प्रूव किया कि एफिशिएंसी 100% यहां भी नहीं आने वाली। डेफिनेटली Q2 Q1 से कम होगी। अगर 100 जूल हीट ली, 20 जूल लूज कर दी, तो 20 जूल जो लूज की वो 100 से थोड़ा कम ही हीट लूज की ना, तो 80 जूल का वर्क बना। मतलब बिना हीट लूज किए वो पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बिना हीट लूज किए ये साइकिल कंप्लीट ही नहीं हो सकता था। अगर ये हीट लूज ही ना होती तो प्रोसेस साइक्लिक भी ना बन पाती। इसलिए ऐसा कभी नहीं पॉसिबल कि कोई मशीन साइक्लिक प्रोसेस करे और सारी की सारी हीट को वर्क बना दे। So this is not possible that full heat can be converted into work. But in the next class we will definitely learn about what is this. अगर 100% हीट कन्वर्ट नहीं हो सकती तो फिर कितनी हो सकती है, देखेंगे कितनी हो सकती है, चेक करेंगे इससे क्या निकलता कंक्लूजन। और फिर एक अच्छे से स्टूडेंट ने बार बार पूछा, सर आइसोबारिक क्यों नहीं ली, आइसोबारिक क्यों नहीं ली? एक बार कार्नोट ने जो काम किया वो तो देख लेंगे, उसके बाद हम भी एक आइसोबारिक प्रोसेस का एक साइकिल बना के देख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। So, but I hope you must have learned about the Carnot cycle. अभी Carnot cycle complete नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसमें। But at least you should realize कि why you cannot convert heat completely. At least you can say heat cannot be completely converted into work. Why का reason नहीं मिला अभी, why का reason नहीं मिला। पर हम ये जरूर कह सकते हैं Q1 हीट लेके Q2 हीट रिजेक्ट कर दी, मतलब पूरे Q1 को वर्क नहीं बनाया, रिवर्सिबल स्टेप करने के बावजूद भी। तो इरिवर्सिबल में तो वैसे ही नहीं फिर ये पॉसिबल कि हम पूरे के पूरे Q1 को W बना दें।
So with this, I am going to end up the meeting. Thank you so much, and hopefully you must have learnt or enjoyed. Thank you so much, बच्चों. Going to end up the meeting.